नमस्कार, मेरा नाम है आयुष पाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स डिजिटल के संपादक मनोज जी। सर, क्या लगता है, राहुल द्रविड़ का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें कुछ सख्त फैसले लेने होंगे, जो कि शायद अजिंक्य रहाणे को लेकर ही था। तो आपकी इस पर क्या राय है सर? देखिए, सख्त फैसलों का मतलब तो यही होता है कि जो पुराने टीम में जमे हुए खिलाड़ी हैं वो अब ये ना समझें कि उनकी टीम में जगह पक्की है। अब कड़े फैसले लेने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब आपके पास सूर्य कुमार यादव भी हैं जो मिडिल ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। शुभमन गिल के लिए तैयारी की जा रही है कि उनको मिडिल ऑर्डर में उतारा जाए, वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, हाफ सेंचुरी भी बनाई उन्होंने। और अगर देखा जाए तो और बाकी बल्लेबाज श्रेयस अय्यर जो बिल्कुल वाइट बॉल क्रिकेट के चैंपियन माने जाते थे, उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट में भी शानदार सेंचुरी बनाई और दूसरी पारी में भी शानदार हाफ सेंचुरी बनाई। और डेब्यू मैच में ही ये कमाल करने वाले वो भारत के अब तक के इकलौते खिलाड़ी हैं। तो जब इतना टैलेंट आपका सामने आ रहा है तो हम क्यों ऐसे खिलाड़ियों पर निर्भर रहें जिनका प्रदर्शन जो है, हालिया प्रदर्शन बिल्कुल उनको हाशिए पर धकेलता है। अगर आप रहाणे को देखें तो पिछले 12 टेस्ट, मेलबॉर्न टेस्ट की वो खा रहे हैं एक तरह से, मैं कहूँगा। मेलबॉर्न टेस्ट के बाद उन्होंने 2 हाफ सेंचुरी बनाई हैं और कोई ऐसा परफॉर्मेंस उनका नहीं रहा। लगातार जो उनका परफॉर्मेंस एक बार 50 को छूता हुआ दिख रहा था, अब वो 40 से भी नीचे आ गया है। और लगातार 2 हाफ सेंचुरी और उसके बाद कितने ही मौक़ों पर 8 या 9 बार तो वो दहाई की संख्या तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। मेलबॉर्न टेस्ट के बाद की बात कर रहा हूं मैं। तो वहीं पुजारा जो हैं वो फिर भी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सेंचुरी बनाए हुए उनको भी बहुत समय हो गया है, 24 टेस्ट मैच बहुत होते हैं। सिडनी में बनाए थे उन्होंने 190 प्लस कुछ रन, लेकिन उसके बाद से उनका बल्ला भी खामोश है। लेकिन खामोश पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दूसरी पारी में इंग्लैंड में उन्होंने 91 भी बनाए हैं, 50s भी बनाए हैं। और उनके जो रन है भारत के लिए जीत का बहुत बड़ा आधार तैयार उन्होंने किया। ऑस्ट्रेलिया में भी, इंग्लैंड में भी, और जो पिछली ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी उसमें तो खैर वो स्टार थे, 3 सेंचुरी बनाकर आए थे। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि चेतेश्वर पुजारा को लेकर तो उनको अपने टीम में जगह को लेकर कोई खतरा नहीं है, वो टीम में रहेंगे। और अजिंक्य रहाणे के बारे में थोड़ा सा सवालों के घेरे में है। राहुल द्रविड़ का नेचर जब मैं देखता हूं, उनकी बैटिंग को देखूंगा मैं, तो वो एक कूल एंड काम प्लेयर लगते हैं और इतना हॉट स्टेटमेंट उनकी साइड से है। पर विराट कोहली जो हमेशा पिच पर एग्रेसिव रहते हैं, उनकी साइड से रहाणे के लिए एक हमदर्दी भरा स्टेटमेंट आया है कि शायद उनको अभी चांस देना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसकी वजह शायद ये है कि अजिंक्य रहाणे का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे ना, फॉरेन पिचेस पर काफ़ी अच्छा रहा है। विदेशों में उनका एवरेज, भारत में प्रदर्शन जो उन्होंने किया है उसकी तुलना में बेहतर रहा है। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगर हम देखें, ठीक है, दिल्ली टेस्ट में उन्होंने दोनों पारियों में सेंचुरी बनाई थी, लेकिन मॉर्ने मॉर्कल के अलावा कोई बहुत अच्छा अटैक नहीं था साउथ अफ्रीका का उस समय। लेकिन जो रांची में सेंचुरी बनाई थी उन्होंने, वहाँ वही अटैक है जो इस बार खेलेगा। लुंगी एंगड़ी भी थे वहाँ पर, वहाँ नोरखिया भी थे, रबाडा भी थे। तो कुल मिलाकर अटैक अच्छा था। लेकिन साउथ अफ्रीका में 2013 में ज़रूर उन्होंने एक 90 प्लस की कुछ पारी खेली थी। लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके मन में शायद ये भी है कि अजिंक्य रहाणे क्योंकि फॉरेन पिचेस पर अच्छा प्रदर्शन करते रहे और इतनी जल्दी वो किसी को खारिज नहीं करते। मोहम्मद सिराज, आज जो मोहम्मद सिराज हैं, बहुत कुछ विराट कोहली की वजह से हैं। क्योंकि विराट शुरुआती दौर में तो उनको हमने देखा पिटते हुए देखा, खूब रन बनते थे उन पर। लेकिन वहीं अगर आप अन्य खिलाड़ियों को देखेंगे, खासकर जसप्रीत बुमराह को, उन पर भी वाइट बॉल का एक ठप्पा लग गया था। लेकिन इस ठप्पे को जो हटाया वो विराट कोहली ने हटाया, उनको टेस्ट में मौका दिया और टेस्ट में देखिए वो विदेशी पिचों पर बहुत ही भारत का स्टार खिलाड़ी साबित हुआ। तो विराट कोहली का जो ये है ना, स्कीम ऑफ थिंग्स में वो बने रहेंगे, ऐसा उन्होंने कुछ संकेत दिया है। जी, जैसा कि आपने मोहम्मद सिराज की बात करी, तो मेरा ये है कि हमारे पास अगर बेंच स्ट्रेंथ इतना अच्छा है तो रहाणे के कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चांसेस नहीं बनते हैं। देखिए, उसकी बड़ी वजह शायद मुझे ये लगती है, जो आप बात कर रहे हैं, 20 प्लेयर्स जो कि जाएंगे, 21 प्लेयर्स की घोषणा की है साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए, 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए। हो सकता है कि भारत भी अपने 20 खिलाड़ी ले जाए, तो 20 खिलाड़ियों में जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसमें रहाणे भी हो सकता है टीम में जाएं, लेकिन प्लेइंग 11 को लेकर मुझे लगता है सबसे बड़ा सस्पेंस है और वहाँ टीम में उनकी जगह नहीं बनती। क्योंकि कई खिलाड़ी भी, आप मुझे बता रहे थे प्रोग्राम के शुरू होने से पहले,
कि उन्होंने भी यही कहा है उसका। जहीर खान और हरभजन सिंह के स्टेटमेंट आए हैं रहाणे को लेकर कि रहाणे की कहीं ना कहीं जगह टीम इंडिया में अब नहीं बनती है, क्योंकि जिस हिसाब से हम युवा प्लेयर्स का परफॉर्मेंस देखते हैं तो उन्हें वो टीम को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और कहीं ना कहीं रहाणे अब उस जगह पर उतने फिट नहीं होते हैं जितने आने वाले प्लेयर्स जो हैं उन्होंने जो स्पेस भरी है उसे लेकर आपकी क्या राय है सर? ये सही बात है। देखिए, अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं और आपको शाबाशी तुरंत ना मिले, उसके 2 साल बाद मिले या तब मिले जब आप बिल्कुल उतार पर आ जाएं, तो उससे कहीं अच्छा है कि जब आप अच्छा काम करें आपको शाबाशी भी तभी मिले। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अच्छा कर रहे हैं, श्रेयस अय्यर को आप बाहर करना कोई मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि सेंचुरी बनाकर आया है भाई वो खिलाड़ी, और उसको आप कैसे बाहर कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। सर मयंक का भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, पर अभी कहा जा रहा है कि साउथ अफ्रीका टूर पर रहाणे और रोहित शर्मा मयंक को रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब आपके पास क्वालिटी प्लेयर्स हैं और उनकी भी जगह नहीं बन रही। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि अगर आपको एक अच्छे प्लेयर को भी बाहर करना पड़ रहा है तो आपके पास इतना अच्छा कॉम्पिटिशन है। इस कंपटीशन में अगर आपको एक अच्छे प्लेयर को भी बाहर करना पड़ता है तो इसका मतलब है कि आपके पास टैलेंट का पूल बहुत बड़ा है। और आप देखें तो मयंक अग्रवाल का पिछले 4-5 मैचों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन रोहित शर्मा नहीं है तो उनके कवर के तौर पर कह लीजिए या उनके विकल्प के तौर पर वो उभर कर सामने आए, सेंचुरी बनाई, कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया। एजाज पटेल जो एक हवा बने हुए थे पूरे भारतीय दल के लिए, उनके सामने उन्होंने स्टेप आउट करके जो छक्के मारे हैं, 4-4, 5-5 छक्के जो मारे हैं वो काबिले तारीफ थे। तो बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं और दूसरी पारी में भी उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, मैन ऑफ द मैच रहे वो। तो अब अगर आज जडेजा नहीं खेल रहे तो अक्षर पटेल उनके विकल्प के तौर पर मौजूद हैं, रोहित शर्मा नहीं है तो मयंक अग्रवाल यहाँ मौजूद हैं। तो आपके पास तो अभी तो केएल राहुल और रोहित शर्मा को भी आना है। अब आप ये देखिए, कल्पना कीजिए कि आप हो सकता है कि आने वाले समय में मयंक अग्रवाल को या शुभमन गिल को मध्य क्रम में खेलना पड़े। इसी के साथ मैं आपसे एक सवाल और लेना चाहूँगा सर कि जिस तरीके से आप देखते हैं कि हमारा जो मिडिल ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर में इतने तगड़े बैट्समैन हैं जो युवा आ रहे हैं हमारे मिडिल ऑर्डर में, तो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका की तेज पिच, शायद तेज पिचें ही रहेंगी वहाँ पर। तो निश्चित तौर पर तेज पिचों पर आप क्या देखते हैं, क्या हमें एक एक्सपीरियंस बैट्समैन लेके जाना चाहिए या हम युवा प्लेयर्सों के साथ ही साउथ अफ्रीका जाना सही रहेगा? देखिए, युवा खिलाड़ी तो आपके पास उभरते हुए उनकी भरमार है। आपके पास 4-4 सलामी बल्लेबाज हैं, आपके पास शुभमन गिल भी हैं, आपके पास रोहित शर्मा भी हैं, आपके पास केएल राहुल भी हैं, मयंक अग्रवाल तो हैं ही। तो 4-4 आपके पास जो है सलामी बल्लेबाज हैं और उसमें हो सकता है कि इनको मध्य क्रम में खिलाना पड़े। लेकिन आप जैसा विराट कोहली ने कहा है कि आपको जो स्कीम ऑफ थिंग्स में आते हैं, अजिंक्य रहाणे हैं, पुजारा हैं, इनको पूरी सिरे से खारिज नहीं करना चाहिए। इनको आप लेकर जाइए। प्लेइंग 11 बेशक आप अजिंक्य रहाणे को ना दें, हो सकता है वहाँ कभी ज़रूरत पड़ जाए आपको इनकी, क्योंकि इनका जो तजुर्बा है वो कुछ नहीं है तो ये कम से कम टिप्स दे सकते हैं। कई बार जो है ना कोच जो टिप्स देता है उससे ज़्यादा खिलाड़ी की जो सीख होती है वो साथी खिलाड़ी के ज़्यादा काम आती है। तो मैं समझता हूँ कि साथ तो ले जाना ही चाहिए, पूरी तरह खारिज नहीं करना चाहिए। सर हनुमा विहारी जैसे प्लेयर्स हैं हम लोगों के, अभी यूजुअली जहीर खान का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हनुमा विहारी जैसे प्लेयर्स को हमें साउथ अफ्रीका टूर पर मौका देना चाहिए, वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं और उन लोगों के कैरियर के लिए भी अच्छा होगा। तो मेरा आपसे सवाल ये था कि हम एक धोनी का दौर देखते हैं जबकि धोनी आते थे और स्ट्रेट फॉरवर्डली बड़े प्लेयर्स को बाहर करते थे कि अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं है आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक वैसा ही दौर क्या आप अभी देखते हैं और आप हनुमा विहारी जैसे प्लेयरों को साउथ अफ्रीका पे मौका देना सही समझते हैं? देखिए, धोनी का जो आपने कहा वो दोनों बातें हैं। जो एक तथ्य तो वो है जो आपने जिसको रेखांकित किया, जो आपने सामने रखी बात, और दूसरा तर्क ये भी है कि धोनी भी देखते थे कि किस खिलाड़ी में जज्बा है, आगे बढ़ने की का हुनर है। अब आप देखिए ना, रोहित शर्मा उन्हीं के समय में पनपे हैं और शुरू के 103, 104 या 105 पारियां जो उनकी थी वनडे क्रिकेट की, उसमें महज उनकी 1 सेंचुरी है। लेकिन उनको भरोसा था कि इस खिलाड़ी में हुनर है, आगे बढ़ने का जज्बा है और उनको मौके मिले। देखिए, आज रोहित शर्मा टीम की कप्तानी शायद T20 में कर रहे हैं, हो सकता है वनडे में भी करने लगे। जडेजा के साथ भी, जडेजा को भी उन्होंने बहुत मौके दिए, आर अश्विन को बहुत मौके दिए, लेकिन उसमें अब विराट कोहली भी इतनी जल्दी खारिज नहीं करते हैं किसी खिलाड़ी को। तो ये हमारा एक परिपक्व या मैच्योर सोच है। और आपका सवाल जरा एक बार दोहरा दीजिए। मेरा सवाल आपसे ये था कि जिस तरीके से हम धोनी का दौर देखते हैं कि धोनी के दौर में हम
प्लेयर्सों को ड्रॉप नहीं किया जाता था, उन्हें रिवाइव किया जाता था और उन्हें एक प्रिपेयर किया जाता था एज ए बड़े मैच के प्लेयर के लिए। तो इसी तरीके से मैं चाहता था कि हनुमा विहारी जैसे जो प्लेयर हैं, उनसे रिलेटेड जहीर खान का स्टेटमेंट आया था कि हनुमा विहारी जैसे प्लेयरों को मौका देना चाहिए। तो क्या हमें धोनी की थिंकिंग से चलना चाहिए कि हम अभी भी पुराने प्लेयर्स को थोड़ा मौका दें और उन्हें लाएं, या फिर हम हनुमा विहारी को लेके आए और उन जैसे प्लेयर्सों को हम आगे बढ़ाने के बारे में अब सोचना चाहिए? हनुमा विहारी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में आपका निश्चित हार उन्होंने टाली थी अपनी शानदार बल्लेबाजी करके आर अश्विन के साथ, बहुत लंबे समय तक वो टिके रहे थे। तो हनुमा विहारी अब क्योंकि आजकल साउथ अफ्रीका के दौरे पर हैं ऑलरेडी, इंडिया ए की टीम से वो खेल रहे हैं, 2 हाफ सेंचुरी उन्होंने बनाई है, तो अपनी एक अच्छी फॉर्म का परिचय दिया है उन्होंने। और उसके अलावा अभिमन्यु ईश्वरन ने तो सेंचुरी बनाई है भाई, वो पहले भी स्कीम ऑफ थिंग्स में थे, भारतीय टीम के साथ जा चुके हैं, विदेशी दौरा कर चुके हैं। तो अगर ईश्वरन भी अगर 20 के खिलाड़ियों में आते हैं तो कोई बुराई नहीं है। अब आप भूल जाइए कि कौन ओपनर है कौन नहीं है, क्योंकि ओपनर जो है नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, वो सलामी बल्लेबाज वाली भूमिका बहुत अच्छे तरीके से नंबर 3 पर भी निभा सकते हैं। और अब तो शुभमन गिल को भी बीच में खेलना ही पड़ेगा। इसमें एक सवाल और पूछना चाहूँगा, जैसे विराट कोहली भी हैं, वो अभी कंसिस्टेंटली अपने परफॉर्मेंस से जूझ रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से उनका भी कुछ अच्छा बड़ा स्कोर नहीं देखने को मिला है। तो इस टूर पर आप विराट कोहली की जो एक कह सकते हैं कि क्या रोल रहने वाला है उनका, और उन्हें किस तरीके से इस पर अपना परफॉर्म करना चाहिए? देखिए, विराट कोहली को सेंचुरी लगाया बहुत टाइम हो गया है, लेकिन विराट कोहली ऐसा नहीं है कि कोई आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। उन्होंने बीच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और भारत के लिए काफ़ी उपयोगी पारियां खेली हैं। लेकिन हाँ, ठीक है, मैं मानता हूं कि जैसे विराट कोहली जो कभी 70 का 75 का या 80 के औसत से एक कैलेंडर वर्ष में 70-75 का औसत निकाल रहे थे टेस्ट क्रिकेट में, वो उनका औसत काफ़ी गिर गया और 30 से भी नीचे का उनका औसत रहा 2021 में। फॉर्म उनकी निश्चित तौर पर प्रभावित हुई है। तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा प्लेयर है, अपनी फॉर्म, अपनी तकनीकी जो कमियां हैं, क्योंकि तकनीकी कमियां सिर्फ विराट में नहीं बहुत खिलाड़ियों में देखने को मिल रही हैं। शुभमन गिल को हमने देखा, वो भी एक अंदर आती हुई गेंद पर फंसते हुए जेमिसन के सामने फंसते हुए दिखाई दिए थे कानपुर टेस्ट की दोनों पारियों में। और उसके अलावा अगर हम मयंक अग्रवाल को देखें तो उनका भी पिछला जो पाँव है, वेट सारा वहीं रहता है। अगर वो फ्रंट फुट पर आते हैं तो उसमें उनका आगे का पाँव झुकता नहीं है बिल्कुल भी, तो उससे उनको शॉट खेलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। ठीक है, रन बनाए उन्होंने, स्टेप आउट करके बहुत ज़्यादा रन बनाए हैं, लेकिन ये कुछ तकनीकी कमियां हैं जो आप अजिंक्य रहाणे को देखें तो हम आलोचना तो बहुत आसानी से कर देते हैं कि भाई उससे रन नहीं बन रहे हैं, उसको बाहर करो, उसको अंदर ले आओ, लेकिन कमी कहाँ पर है, कहाँ पर हमें उसको ठीक करना है। अजिंक्य रहाणे आगे की गेंद को पीछे खेल जाते हैं, तो ये दिक्कत जो है साउथ अफ्रीका में तो आप बचने वाले नहीं अगर इस कमजोरी से आपने निजात नहीं पाया तो, क्योंकि ये दिक्कत उनके साथ बहुत पुरानी दिक्कत नहीं है, ये अभी साल भर से हम ये उनको परेशानी में देख रहे हैं। क्योंकि जब खिलाड़ी के बल्ले से रन नहीं बन पाते तो वो कुछ इस तरह की तमाम तकनीकी कमजोरियों से रूबरू होने लगते हैं। अब आप विराट कोहली को देखें, बल्ला पैड जरूर वो एक लाइन में रखते हैं, ठीक है, वो विवादास्पद हो सकता है वो फैसला जो बल्ला पैड उन्होंने आगे एजाज पटेल के सामने रखा था, लेकिन ऐसी ही गेंद पर वो अगली दूसरी पारी में भी बाल बचे थे। तो थोड़ा सा मैं समझता हूं कि तकनीकी पक्ष जो है आजकल, क्योंकि वहां तो साउथ अफ्रीका की और तेज पिचें होंगी, एंड्रिक नोकिया वहां पर और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं, रबाडा भी हैं, लुंगी एंगडी भी वापस आ गए हैं, तो तेज गेंदबाजी तो उनकी खतरनाक है ही। और लेफ्ट आर्म जो स्पिन बॉलिंग है जो हमारे लिए बहुत बड़ी हवा साबित हुई, 17 के 17 विकेट हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के सामने हमने गंवाए हैं, तो वहाँ भी केशव महाराज हैं, वहाँ भी एक 2-3 स्पिनर हैं उनके, जो 2 स्पिनर हैं ऐसे जो लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करते हैं, जैक लीच है। तो कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि यहाँ थोड़ा सा तकनीकी पक्ष पर अब भारत को ध्यान देना होगा, क्योंकि जब तक आप नहीं जा रहे हैं वहाँ रवाना हो रहे हैं तब तक आपको यहाँ पर बेसिक्स जो है उस पर जाना होगा। अभी तक मैंने आपसे प्लेयर्स के बारे में डिस्कस किया, मैं आपसे एक कोच से रिलेटेड सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे हम ड्रेसिंग रूम का माहौल देखते हैं थोड़ा, रवि शास्त्री के जाने के बाद राहुल द्रविड़ आए हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं न्यूज़ रूम का जो माहौल है वो कितना बदला होगा? देखिए, जर्नलिस्ट के मुंह से जर्नलिज्म की बात निकल आती है, न्यूज़ रूम का माहौल कैसा रहेगा, ग्राउंड की बात है जनाब, ठीक है, होता है ऐसा। ग्राउंड के माहौल में देखिए राहुल द्रविड़ भी बहुत जिसे कहते हैं प्रोफेशनल हैं और किसी खिलाड़ी के साथ जुड़ते नहीं हैं पूरी तरह से, और यंगस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन पुराने प्लेयर्स को खारिज भी नहीं करना चाहते। ये बहुत ही मैच्योर सोच है उनकी, क्योंकि इंडिया ए के साथ उन्होंने कई दौरे किए, जूनियर टीम के साथ उन्होंने बहुत दौरे किए,
और उन्हीं के साथ पारस महामरे जो है भारत के बॉलिंग कोच, उन्होंने ईशांत शर्मा के बारे में बड़ी सटीक टिप्पणी की। यानी एक ही टीम है ये, उनकी टिप्पणियां अगर देखें तो भारत के बहुत काम आती हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि उन्होंने कहा कि ईशांत शर्मा को अभी मौके मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वाइट बॉल क्रिकेट खेलते नहीं हैं, IPL में उन्हें मौका नहीं मिला, T20 वर्ल्ड कप में वो थे नहीं, स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं थे, तो सीधा टेस्ट मैच में वो उतरे, इससे उनका प्रदर्शन प्रभावित हुआ। और ये बात सही भी है, क्योंकि पिछले 5 टेस्ट मैच देखेंगे ना, थोड़ा उतार पे आ गए हैं वो। उन 5 टेस्ट मैचों में 3 में तो वो विकेट ही नहीं ले पाए हैं, सिर्फ 2 में विकेट मिली, और वो भी लीड्स टेस्ट को याद कीजिए, जहां पर गेंद जो है बल्ले पर इतनी आसानी से नहीं आ रही थी। वहां पर मोहम्मद शमी खतरनाक साबित हुए, वहां पर जो इंग्लैंड के जो फास्ट बॉलर्स थे उन्होंने रंग दिखाया वहां बड़ा ज़बरदस्त। लेकिन हमारे गेंदबाज जो हैं, खासकर सिराज ने भी इनसे बेहतर गेंदबाजी की। तो वहां पर भी अगर लीड्स के अनुकूल फेवरेबल कंडीशंस में भी अगर आप विकेट नहीं ले पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं अब आपको सोचना होगा। अभी तो उनकी फिटनेस को लेकर थोड़ी सी चिंता की बात है, और मुझे लगता है कि अब सिराज से लेकर अब तो फॉरेन पिचेस पर हमारे कई और सैनी जो है, नवदीप सैनी, उन्होंने कल 3 विकेट ली हैं साउथ अफ्रीका ए के, इंडिया ए की ओर से खेलते हुए, तो वो भी अपना मजबूत दावा रख सकते हैं। तो गेंदबाजों में मैं समझता हूं कि अब हमारे पास एक अच्छा पूल तैयार हो गया है। तो ईशांत शर्मा को हो सकता है कि जो कड़े फैसले की बात राहुल द्रविड़ कर रहे हैं, कड़े फैसले में हो सकता है उसके शिकार ईशांत शर्मा हो जाए। इसके अलावा मैं आपसे एक सवाल जानने से पहले, आखिरी सवाल आपसे एक और लेना चाहूँगा। मोहम्मद सिराज को लेके आप कैसे देखते हैं? बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैंने देखा शायद भारत को मैच में पूरी तरीके से लाने में सिराज के जो विकेट्स थे, जो बैक टू बैक विकेट्स सिराज ने लिए, और जिस तरीके से इन स्विंगर और आउट स्विंगर डाल रहे थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं सिराज जैसे प्लेयर जो हैं वो हमें साउथ अफ्रीकन टूर पर कितनी हेल्प कर सकते हैं, और इन प्लेयर्स को 11 में लेने से हमारी टीम स्ट्रेंथ कितनी बढ़ेगी? देखिए, फाइनल 11 में तो फैसला जो है टीम मैनेजमेंट का होगा, राहुल द्रविड़ का होगा, विराट कोहली का होगा, जो भी उपकप्तान बनते हैं। अगर अजिंक्य रहाणे फिट होते हैं तो वो उपकप्तान, नहीं तो रोहित शर्मा भी उपकप्तान हो सकते हैं। तो ये लोग इस बारे में तय करेंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि आप इनको तय करने दीजिएगा। और बाकी आपका सवाल जो था मोहम्मद सिराज पर था, तो मोहम्मद सिराज जो है वो आप देखें, आप दूसरे छोर से जो गेंदबाजी होती है, खासकर आप देखें पिछले मुंबई टेस्ट में उमेश यादव ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की। दूसरी पारी में विकेट उनको नहीं मिला, लेकिन लगातार वो बीट कराते रहे। और जब एक छोर से बहुत अच्छी गेंदबाजी होती है ना, तो दूसरे छोर के जो गेंदबाज है उसको उसका अतिरिक्त लाभ मिल जाता है। ऐसा कहकर मैं सिराज का महत्व कम नहीं कर रहा हूँ। सिराज ने भी अपने आप में बहुत, जैसा आपने बताया, स्विंग उनकी दोनों तरफ स्विंग हो रही थी गेंदें, लेकिन उनको इसका भी फायदा हुआ कि दूसरे छोर से उमेश यादव बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। तो ये मैं तो चाहूंगा कि उमेश यादव को भी टीम के साथ लेकर जाया जाए, क्योंकि इस खिलाड़ी ने जो बाहर विदेश में भी अब अपनी मौजूदगी का एहसास कराने लगा है। ये बस थोड़ा सा वेवर्ड लाइन ना हो, उससे उन्हें थोड़ा सा बचना होगा। विदेश में थोड़ी ये दिक्कत आती है उनके साथ, लेकिन भारत में खासकर पिंक बॉल टेस्ट हो, मुंबई टेस्ट हो, कानपुर टेस्ट में एक आध पारी या एक आध पैच में उन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं की, लेकिन ओवरऑल वो एक भारत की जो है ना तेज गेंदबाजी का एक आधार है, और स्कीम ऑफ थिंग्स में आता है, और उसका फायदा दूसरे छोर पर मोहम्मद सिराज फायदा उठाते हैं। और सिराज ने तो ऑस्ट्रेलिया में अपने पहले ही दौरे में अपनी मौजूदगी का एहसास करा दिया था। तो मेरे ख्याल से अब चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बिल्कुल सर, तो यही था हमारा आज का क्वालिटी डिस्कशन। ऐसे और डिस्कशन आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।